क्या लगता है अफसरशाही हावी है, जनता को कम सुना जा रहा है? ब्यूरोक्रेसी कहीं न कहीं हावी थी, ये सारे ही लोग कहते हैं, चाहे वो हम भाजपा की बात करें किसी भी पार्टी की। ब्यूरोक्रेसी तो थी, हालांकि आप लोगों ने हमें चेयरमैन तो बना दिया, लेकिन 1 किलो आटा नहीं दे सकते हम लोग। क्यों कि हम लोगों ने भी सरकार के आगे फरियाद की थी, जनाब किसी को 10 किलो आटा दो, किसी को 5 किलो आटा दो। आप जाके देखिए वहाँ जो 4th क्लास एम्प्लॉय होगा ना, वो भी जो है वो हमारा लोकल नहीं है, जबकि वो जमीनें हैं उन्हीं लोगों ने दी हैं। वहीं पे आपकी कॉलोनियां बनी और वहाँ पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बने और इनको जो है कहीं कहीं भी नहीं पूछा गया। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। भाजपा की जो पॉलिसीज अच्छी हैं वो बहुत ही अच्छी हैं। नेशनल सिक्योरिटी पे उन्होंने कभी जिंदगी में कंप्रोमाइज नहीं किया, अपने मुद्दों से वो भटके नहीं। जब वो सरकार करने के काबिल थी, जब पीडीपी अपोजिशन में थी, आपको भी पता था वो नहीं कर सकते हैं। कोविड-19 की अगर गाइडलाइंस हैं कि मास्क डाल के रखना है, तो फिर नेताओं का मास्क नीचे क्यों हो जाए? मुझे लगता है कि जब तक मैं जोर से ना बोलूं तो दूसरों को नहीं सुनाई देता है। ये मेरा अंदाज़ है बयां, हो सकता है सामने वाले की कोई और सोचो। टिकट किसको मिलेगी किसको नहीं मिलेगी ये चंद्रमोहन ने डिसाइड नहीं करना है, ये अंकित जी ने डिसाइड नहीं करना, ये हमारे किसी कैमरामैन ने डिसाइड नहीं करना है। इट विल बी गेट डिसाइडेड बाय द पार्टी हाईकमांड। क्रिकेट में मेरी को ये सिखाया गया कि जब तक लास्ट बॉल ना फेंकी जाए ना, आप क्रिकेट का मैच का डिसीजन नहीं ले सकते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं अंचित शर्मा और आप सभी का रियासी अपडेट्स के खास कार्यक्रम सीधी और सच्ची बात में स्वागत है। आज सीधी और सच्ची बात में हमारे खास मेहमान हैं ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल पैंथल ब्लॉक के चेयरमैन और एसोसिएशन ऑफ चेयरमैन ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल डिस्ट्रिक्ट रियासी के प्रधान व भाजपा नेता चंद्रमोहन सिंह। आइए उनसे करते हैं सीधी और सच्ची बात। सर, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम सीधी और सच्ची बात में। थैंक यू, शुक्रिया अंजित जी। जब हमने आपकी इंट्रोडक्शन दी तो हमने कहा कि भाजपा नेता, तो भाजपा नेता कहें या ना कहें आपको, क्योंकि हमने देखा है कि आप अपने ही निजाम के खिलाफ बोलते हुए नजर आते हैं। देखिए अंजित जी, आपने एक बात तो मुझसे पहले ही पूछ ली कि आप मुझे भाजपा नेता कहें ना कहें। इसमें बिल्कुल सच्ची आपकी बात है, वो आपकी मर्जी है क्या कि मैं नेता हूं या नहीं, लेकिन इतना आप मुझे जरूर कह सकते हैं कि मैं भाजपा का वर्कर जरूर हूं, कार्यकर्ता जरूर हूं। लेकिन निजाम के खिलाफ ही, क्योंकि निजाम जो है, जो इस समय मौजूदा सरकार कहीं ना कहीं भाजपा द्वारा चलाई जा रही है और उसी के खिलाफ आप बोलते हुए नजर आते हैं, तो साफ तौर पे आप अपनी ही सरकार के खिलाफ बोलते हुए दिखते हैं। क्या मुद्दे हल नहीं हो पा रहे हैं? देखिए, एक चीज मैं आपको कहूंगा कि हम लोग पहले नंबर तो जो निज़ाम होता है, अगर हमें कहीं लगा कि हम कहीं निज़ाम में कोई गड़बड़ है, कहीं गलत चीज़ें हो रही, तो हमें बोलना चाहिए। दूसरा सवाल ये रहा कि भाजपा की ना तो यहाँ पर चुनी हुई सरकार है और ना ही यहाँ भाजपा की गवर्नमेंट है, तो उस आधार पे मैं ये बात कहना चाहूँगा कि हम जो भी बोलते हैं, मैं अपनी बात कहूँगा, मुझे जो लगता है, स्पेशली अगर पंचायती राज की आप बात करें, जिसमें चाहे सरपंच आते हैं, पंच आते हैं या चेयरमैन आते हैं, उसके हित की कोई भी बात होगी तो मैं ज़रूर करूँगा। अब मुझे शायद समझ नहीं आती होगी कि मैं किसी के पक्ष में बात कर रहा हूँ या किसी के विरोध में बात कर रहा हूँ, पर मुझे ये लगता है कि ये बातें मुझे करनी चाहिए और हक के लिए लड़ना चाहिए। तो हक नहीं मिल रहा है इस समय, आप ऐसा मानते हैं कि जम्मू कश्मीर में अफसरशाही पूरी तरह से जो हावी है और जनता की आवाज़ को नहीं सुना जा रहा, क्या ये कहना चाह रहे हैं आप? देखिए, मैं बिल्कुल साफ बात आपसे कहूँ कि ऐसी चीज़ें, ऐसी घटनाएं तो हैं। चुनी हुई सरकार ना होने से लोगों को बहुत सारा नुकसान होता है और हमारे यहाँ अफसरशाही, जो ब्यूरोक्रेसी, जो किसी भी चीज़ का ऑल्टरनेट नहीं होती है। अगर आपने मुझे कहा कि आप सरकार के, मतलब अपनी ही सरकार के अगेंस्ट, उसके विरोध में बोलते हैं, तो मैंने अपने अधिकारों के लिए बात की होगी। अगर आप मेरे रिलेटेड बात करेंगे तो मैं एज चेयरमैन ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल पैंथल की या चेयरमैन की हैसियत से आपसे बात कर सकता हूं कि जो चेयरमैन जब चुन के आए थे, उनके साथ किए गए वादे जो हैं काफ़ी हद तक वो पूरे नहीं किए गए थे। और कहीं ना कहीं आपको ही मैं क्रेडिट देना चाहूँगा, आप ही को शेयर करें मीडिया बंधुओं को, कि आपने हम लोगों की बात को आगे तक पहुँचाया। आज आप ज़मीन लेवल पर देखेंगे कहीं ना कहीं उसका एक फ़र्क तो, एक डिफरेंस तो है। अभी हाल ही में देखिए, अगर आपने मुझे पहले कहा था ना कि हम विरोध में बोलते हैं, लेकिन मैंने जिस भी चैनल पे बात की होगी, मैंने 1000 बार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद किया होगा कि मैंने बार बार कहा था कि लाल किला से उन्होंने ये घोषणा की थी कि मुझे जम्मू कश्मीर में ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल की इलेक्शन करवानी है। और अभी आपने 2-3 दिन पहले देखा होगा, एक 10 लाख रुपए की राशि जो है केंद्रीय सरकार ने, जो जिनकी अध्यक्षता हमारे गवर्नर मोदी कर रहे हैं, उनके डायरेक्शन में 10-10 लाख रुपया पंचायत को मिला। तो आप मुझे कहें, क्या हम ये चीजें हमें नहीं कहनी चाहिए? आप ही से पूछता हूँ, क्या हम लोगों को ये बात नहीं करनी चाहिए? आप बताएं। मुझे लगता है कि बात करनी चाहिए। अगर किसी को विरोध लगता है तो मैं इन चीजों पे विश्वास नहीं करता। तो विरोध पार्टी में रहकर ही आप करेंगे, पार्टी नहीं छोड़ेंगे? पार्टी क्यों छोड़ेंगे? मुझे एक बात बताएं ना,
एक बात होती है, क्या हमको किसी ने घर से बुलाया था कि आप आओ भैया आज उसकी एडमिशन शुरू हुई है भाजपा में, आप आ जाओ, सब नहीं हुआ, पकड़ के तो कोई नहीं लेगी। हम लोगों ने जब देखा कि जो भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जो कथनी और करनी में बहुत कम अंतर रखती है, ठीक है, 500 साल पुराने मुद्दे जो हैं भाजपा सरकार ने हल किए, जो कभी कोई सोच नहीं सकता। धारा 370 जिसको हटाना भी कहते थे कि एक आप उन ख्यालों में नहीं लाते थे उन चीजों को, वो हुआ। रोजगार की जो भी बातें होती हैं, जो भी डेवलपमेंट की बातें होती है, मुझे तो कहीं कहीं लगता है वो भाजपा ही इन चीजों को हल कर सकती है, किसी और में ये दम नहीं है। इसलिए तो पार्टी छोड़ने का तो कहीं सवाल ही नहीं होता। लेकिन सवाल ही नहीं होता। जिस तरह से आप प्रतिनिधि हैं, चुने हुए प्रतिनिधि हैं, आप ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल पैंथल के चेयरमैन हैं, जो आपके मुद्दे हैं वो तो हल नहीं हो रहे ना। आपने सेंटर के मुद्दे तो गिनाए जिसमें 370 या और मुद्दे आपने कहे कई साल पुराने, लेकिन आपके मुद्दे अभी स्टिल पेंडिंग हैं। देखिए बिल्कुल आपने बहुत सही सवाल पूछा। अभी रिसेंटली का लगभग 15-20 दिन पहले गवर्नर महोदय यहाँ पे रियासी में आए हुए थे। हमने उनसे बात की, हमने कहा सर अभी जो हमारा रोल है वो फरियादी की तरह है। कोई भी व्यक्ति चुन के जब कोई भी जो है व्यक्ति जब हमारे पास फरियाद लेके आता है कि उसका ये काम नहीं हो रहा है, वो काम नहीं हो रहा है, अगर मैं गिनाऊं बहुत सारे काम है, तो हमारा रोल क्या है, हम लोग उसकी फरियाद सुनते हैं। फरियाद सुनने के बाद हम आगे फरियादी बन जाते हैं। डिप्टी कमिश्नर मैडम से बात करेंगे या किसी तहसीलदार साहब से करेंगे, एसडीएम जो भी सरकारी जो मशीनरी उससे बात करते हैं। हम ये चाहते थे कि उसका संविधान करने की जो क्षमता और शक्ति है वो हमें दी जाए। इस रीजन से हम ये बार बातें करते थे कि ये चीजें नहीं हो रही थी। अब आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रीमलाइन हो रही है। माननीय गवर्नर महोदय ने साफ बात कही थी कि आपकी बात बिल्कुल सत्य है। इन्हीं चीजों को दूर करने के लिए हम यहाँ पर 73rd और 74th अमेंडमेंट का इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, जिसके तहत जितने भी जो बीडीसी के चेयरमैन हैं, उनके साथ सरपंचेज हैं, पंचेज है, जो पंचायती राज है, उसके बाद खुद ब खुद एक जो है ऑटोमेटिकल पावर आ जाएगी और उसको तब फरियाद नहीं करनी होगी। उन चीजों का वो जड़ से निवारण कर सके, खुद हल कर सकेंगे, अपने स्तर पर फैसले बिल्कुल फैसले ले सकेंगे। ये माननीय गवर्नर महोदय ने सबके सामने। तो उम्मीद है ये ऐसा होगा जल्दी? जी बिल्कुल होगा। ये बात वही होगी ना, अगर हम बात करेंगे, हम अपने मुद्दों को आगे लेके जाएंगे तो होगा। अगर मैं इसी सोच में पड़ गया कि नहीं मेरी सरकार है, मेरी पार्टी है, पता नहीं क्या सोचेंगे, फिर मेरा मकसद तो कोई नहीं बनता है। फिर मुझे क्यों आना चाहिए पॉलिटिक्स में? इससे बेटर है कि मैं भी घर में बैठ के टीवी में देख लूंगा क्या होने वाला क्या नहीं होना। मुझे अपनी आवाज बुलंद नहीं करनी चाहिए। तो इस रीजन से हमारे जो बिल्कुल अधिकार जो है उन्हें हमें मिलने चाहिए और मुझे पूरी उम्मीद सरकार से बहुत जल्दी मिलेंगे। लेकिन कुछ हफ्ते पहले जब लेफ्टिनेंट गवर्नर जब रियासी के दौरे पर थे और आपको बुलाया गया था कि आपको अपनी बातें रखनी थी, लेकिन 12 जो ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन है उन सभी को बात रखने का मौका नहीं दिया गया। शायद सिर्फ आपने ही सबकी बात रखी थी मोटे तौर पे, जो भी उनके मुद्दे थे। तो उसके बाद देखा गया कि आप बाहर आते हैं और मीडिया के सामने अपनी नाराजगी व्यक्त करते हैं। क्या हुआ था पूरा? क्या पहले आपको क्या बताया गया था कि सभी लोग अपनी बात रख सकते हैं? क्या उसके बाद आपकी बात को अनसुना कर दिया गया? देखिए उस समय जो हुआ था, कुछ हमारे चेयरमैन साहब ने ये कहा कि हमें जो है वहाँ पर गाड़ियां पार्क करने की अनुमति नहीं दी गई थी। वो हमें लगा कहीं हमारे प्रोटोकॉल साहब ये वायलेट कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। एक नाराजगी हमने वो जो है जाहिर की थी। दूसरी नाराजगी हमारी ये थी कि जब जिस तरीके से, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, बाकी जो है लोग थे उनको टाइम दिया गया, उसके आधार पे हमें बहुत कम वक्त मिला था। ये भी एक थोड़ी डिससेटिस्फेक्शन थी। बाकी सब चेयरमैन साहब बोले मैं बिल्कुल यही चाहता था सारे अपनी अपनी बात रखें, लेकिन अगर सारे नहीं रख सकते थे या मैंने रखी या किसी और ने रखी, वो इम्पोर्टेंट नहीं था। लेकिन उसमें भी हमें कितना वक्त मिला गया, ये कहीं ना कहीं जो चीज कम वक्त दिया गया, लेकिन उसी का असर भी तो देखे ना। ये अगर मैंने ये कहा कि हमें वक्त नहीं मिला, आज अभी जो आपके साथ बात करने से आधा घंटा पहले मैं डीसी ऑफिस से आता हूं, जहां पर गवर्नर महोदय ने खुद कहा कि आप वीसी करवाएं हमारे माननीय डिविजनल कमिश्नर साहब के साथ, और हम लोगों ने कम से कम 1 से 1.5 घंटा जो है डिपकॉम साहब से बात की और उन्होंने रिवाइव मीटिंग ली कि जो आपके इंपॉर्टेंट इश्यूज है हम उनको टेकअप करेंगे। अगर हम चीज ये वहां न करते तो मुझे नहीं लगता ये चीजें आज होनी थी। हमें अपने हक के लिए लड़ते हैं और बहुत खुशी से मैं दावे से कह सकता हूँ कि वो चीजें बाद में मान ली जाती हैं। तो वीडियो कॉन्फ्रेंस में सभी ब्लॉक चेयरमैन मौजूद थे? बिल्कुल सारे चेयरमैन, उसमें से हमारी 2 चेयरमैन साहिबा हैं जो गुलाबगढ़ और मोहर से, वो नहीं मौजूद थी, बाकी सारे आए थे। और जो लोग नहीं आए थे, जैसे आपको पता कि अभी हमारा जो संगठन बना उसमें मुझे कोई इन्होंने अथॉराइजेशन दी है कि आप हमारे एंड से बात कर सकती हैं, तो उनकी कुछ इंपॉर्टेंट इशू जो मैंने डिस्कस किए। क्या प्रमुख मुद्दे हैं? आप चूंकि एसोसिएशन के जैसा आपने भी कहा कि प्रधान भी हैं, तो आप मुद्दे सबके रख भी सकते हैं। क्या मुद्दे वहां पे उठाए गए और आपके द्वारा पर्टिकुलर अपने ब्लॉक के क्या मुद्दे थे जो आज तक हल नहीं हो रहे हैं? आपको लोगों ने जिताया है, आप पर भी जवाब होगा। क्या मुद्दे आप?
देखिए, जब से आपको पता है कि इस समय ना एक तो सबसे बड़ी जो चीज़ है रोड कनेक्टिविटी, 70 सालों से हम लोग जूझ रहे हैं। हमने 5G, 8G, 9G, 10G ये सब चीज़ें नहीं मानी। हमने वो चीज़ें नहीं मांगी जो हवा में उड़ती हो, या कोई ऐसी चीज़ें हम कहें। हमने बेसिक चीज़ें होती हैं, मूलभूत सुविधाएं, उनकी बात करते हैं। उसमें सबसे पहले रोड कनेक्टिविटी आती है, उसके बाद हेल्थ स्ट्रक्चर आपका कैसा है, आपका एजुकेशनल स्ट्रक्चर कैसा है। ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनके मुतल्लक हम लोग रोज़मर्रा की बातें जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन के सामने लाते हैं, ऊपर तक लाते हैं। चाहे उसमें बिजली, पानी, यही जो बेसिक चीज़ें हैं जो अभी तक मतलब ये वन टाइम सोल्यूशन तो उनका नहीं होता है, लेकिन जिस मेरा कहने का मतलब जिस रफ्तार से ये चीज़ें होनी चाहिए थी वो ये चीज़ें हमारे रोज़मर्रा। सर, एक बात जानना चाहेंगे कि जो फैसले भाजपा द्वारा केंद्र में बैठी सरकार द्वारा लिए जाते हैं जम्मू कश्मीर के लिए, क्या उसमें जो स्थानीय नेता है या फिर भाजपा के कार्यकर्ता है या फिर जो लोग जुड़े हुए हैं भाजपा के साथ, क्या उनसे राय ली जाती है कि हम ये करने जा रहे हैं, या फिर उन पर इम्प्लीमेंटेशन भी होती है या नहीं होती? ये बहुत बड़ा सवाल है और मैं बिल्कुल हमेशा से सच्चाई बोलने पर ही विश्वास रखता हूँ। मेरी राजनीति करने का जो आधार है वो सच्चाई है। इसमें मेरे को क्या मिलेगा लाइफ में, क्या नहीं मिलेगा, इतना मैं सोचता नहीं हूँ। ये बहुत जो डिसीजन मेकिंग की आप बात कर रहे हैं बड़े लेवल पे होती है, मैं साफ कहता हूँ बड़े लेवल पे होती है। उसमें हम लोगों को फिलहाल अभी इन्वॉल्व नहीं किया जाता। हाँ, एक आध राय हमारी भी ली जा सकती है, वो अपनी हम राय दे सकते हैं, लेकिन ये इस प्रश्न का सही उत्तर आपको जो हमारे पार्टी के स्पोक्समैन होंगे वो ही दे पाएंगे। मेरे में ये क्षमता नहीं है। लेकिन आप चूंकि ये सवाल इसलिए आपसे किया क्योंकि आप बोलते हुए दिखते हैं कहीं ना कहीं अपने मुद्दों के लिए अपनी सरकार के खिलाफ भी जाते हुए दिखते हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि राय ली जानी चाहिए ताकि जो स्थानीय मुद्दे हैं जिससे जनता जूझ रही है लगातार, क्या उनका हल हो सके? वो तभी होगा जब स्थानीय लोगों से, स्थानीय नेताओं से, कार्यकर्ताओं से राय ली जाएगी। तो ली जानी चाहिए या नहीं, आप क्या मानते हैं? एक ही वन वर्ड्स में आपको बताऊंगा, ली जानी चाहिए। ठीक है। तो ये सराज सिंह नाग जी के आप समर्थक रहे हैं, उनके शायद दोस्त भी आप लंबे समय से हैं, तो अगर कल को उन्हें टिकट नहीं मिलता है, वो पार्टी छोड़ते हैं या फिर टिकट नहीं मिलता है, उसके बाद आपका क्या डिसीजन होगा? क्या आप भाजपा में बने रहेंगे? जैसा कि आपने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा बड़े बड़े डिसीजन लिए जा रहे हैं, तो काफी अच्छे फैसले वो ले रहे हैं, तो आप पार्टी के ही नेता हैं, पार्टी में बने रहेंगे या पार्टी छोड़ेंगे? अंकित जी, आपने बहुत सारे चैनलों में मुझे बात करते हुए देखा होगा ना। तो मैं कभी जिंदगी में घर से तैयारी करके आता हूँ कि मुझे कोई क्या पूछेगा। मैं छोटे होते बचपन से क्रिकेट मैच देखता था और बहुत इंटरेस्टेड हूँ मैं क्रिकेट में। तो क्रिकेट में मेरी को ये सिखाया गया कि जब तक लास्ट बॉल ना फेंकी जाए ना, आप क्रिकेट का मैच का डिसीजन नहीं ले सकते हैं। और लास्ट बॉल फेंकने पर भी हमको यही लगता है कि जो हमारी टीम है वो जीतेगी। यह सवाल आपने ऐसे ही पूछ लिया तो मैं भी मजाक में आपसे एक जवाब दे मतलब नहीं, मैं वही बात कर रहा हूँ ना कि मैं मजाक नहीं ले रहा हूँ आपका, मैं भी सीरियसली आपको उसका जवाब दूंगा कि टिकट किसको मिलेगी किसको नहीं मिलेगी ये चंद्रमोहन ने डिसाइड नहीं करना है, ये अंकित जी ने डिसाइड नहीं करना, ये हमारे किसी कैमरामैन ने डिसाइड नहीं करना है। इट विल बी गेट डिसाइडेड बाय द पार्टी हाईकमांड। जो पार्टी हाईकमांड को लगेगा ऑन द बेसिस ऑफ ग्राउंड लेवल वो डिसीजन लेगी, ठीक है। और हमारा ऐसा कोई इरादा, ये नजरिया नहीं है कि कल जैसे आपने कहा सराब सिंह जी को टिकट नहीं मिलेगी तो हम पार्टी छोड़ देंगे। हम क्यों पार्टी छोड़ेंगे? आए तो आप इसीलिए थे ना, वो उन्होंने पार्टी ज्वाइन की तो उसके बाद ही आप पार्टी में आए। नहीं, हम पार्टी में इसलिए नहीं आए थे कि सराब सिंह जी आए। हाँ, आप ये जरूर कह सकते हो हम उनके साथ आए हैं पार्टी में। ये कोई पहले से ही कोई एग्रीमेंट लेके हम नहीं आएंगे कल आपको टिकट नहीं मिलेगी तो कल इस कॉन्स्टिट्यूंसी का आपको क्या पता कल क्या होना। ये सवाल तो बनता है ना, क्योंकि जब उन्होंने ज्वाइन की तो आप भी उनके साथ पार्टी में आपने ज्वाइन किया। बिल्कुल हमने ज्वाइन किया, लेकिन ऐसा कोई ना तो हमारा इरादा है ना ही ऐसा कोई ख्याल है कि भविष्य में किसको टिकट मिलेगी किसको नहीं मिलेगी उसके आधार पर हमारा। आपने कहा कि आप साफ तौर पे जवाब देने वाले नेता हैं, लेकिन यहाँ पे आप साफ तौर पे जवाब देते हुए नहीं दिख रहे हैं। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि क्या आप अगर सराज सिंह जी को टिकट नहीं मिलती है, अगर वो पार्टी छोड़ते हैं तो क्या आप भी पार्टी छोड़ेंगे, उनके साथ जाएंगे जहाँ भी वो जाते हैं? पहले नंबर में कोई बात की बात बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, हम कभी कोई पार्टी नहीं छोड़ेंगे। क्लियर कट हमारा पहले सीधा सा जवाब है। और आपको भी मैं यकीनन इस आपके माध्यम से ही कह दूं कि आप हालांकि हम पता किस चीज़ की प्रेडिक्शन कर रहे हैं जो कहीं है ही नहीं हमारे बीच में, लेकिन फिर भी जैसे आप कहते हैं कि प्रेडिक्शन होती है तो ऐसा कहीं कुछ नहीं है कि अगर कल सराज सिंह जी को टिकट नहीं मिलती है तो वो भी कहीं जाने वाले, वो भी कहीं जाएंगे। टिकट नहीं मिलेगी ये आप उनके जवाब पे वो नहीं जाएगी, कहीं नहीं जाएंगे। कहाँ जाएंगे? पार्टी में बने रहेंगे। बिल्कुल रहेंगे, बिल्कुल पार्टी में बने। अक्सर देखा जाता है कि जो नेता होते हैं वो डीए के साथ दिखते हैं लेकिन चलते हवा के साथ हैं। जैसे कि भाजपा केंद्र में थी, राज्य में भी थी, हर जगह भाजपा का डंका बज रहा था, अभी भी है।
और काफी सारे नेताओं ने पूरे देश में, हमारे केंद्र शासित प्रदेश में भी भाजपा ज्वाइन कर ली, ऐसे ही आपने भी भाजपा को ज्वाइन किया, तो आप भी हवा के साथ चलेंगे? देखिए, मैंने कहा कि ऐसा हवा का तो कोई सवाल नहीं था। आप हवा के साथ हैं या डीए के साथ, मतलब लोगों के मुद्दे मैं बताऊंगा, चंद्रमोहन सिंह एज ए इंडिविजुअल जिंदगी में दिए के साथ रहा है और दिए के साथ ही रहेगा। और ये पुरानी कहावत है कि दिए तले हमेशा अंधेरा होता है। मुझे उन अंधेरों से गूंजने में भी जरा कोई शर्म नहीं आती है। हमने हमेशा से पब्लिक की बात की है, हमेशा से लोगों की बात की है, करते हैं और करते रहेंगे। जिसका शुरुआत में ही आपने ये बात की कि शायद आप लगता है कि शायद वो अपनी पार्टी के खिलाफ ही बोल रहे हैं, जबकि मुझे ऐसा लगता नहीं है। तो हम हमेशा से दिए के साथ हैं और दिए के साथ ही रहेंगे। हवा का रुख बदलता है, आती है जाती है, लेकिन हमें, अब मुझे नहीं लगता है कि हमें कि उस हवा के साथ बदलना चाहिए, ऐसा कुछ मुझे दिखता है। तो पार्टी के खिलाफ आगे भी बोलते रहेंगे? आपको लगता है कि बोलकर ही मुद्दे हल होते हैं? देखो, मैं कभी भी पार्टी के खिलाफ नहीं बोलता हूँ, मुझे ये लगता है, और हमेशा से मुद्दों पे बात करता हूँ और मुद्दों के लिए लड़ता हूँ। पार्टी को अगर लगता है कि ये हमारे मुद्दे नहीं हैं, जिस दिन अपना व्हाइट पेपर पार्टी जारी कर देगी कि आपको ये फलानी डायरेक्शन है, इसके आगे आप नहीं बोलेंगे, ये फैसला तभी किया जा सकता है। लेकिन अभी तक, जब से मैंने अब बीडीसी चेयरमैन बना हूँ या इससे पहले जितनी भी मैंने राजनीति में रहा हूँ, कभी की पार्टी ने कभी ये बात नहीं कही कि आप ये फलानी बात नहीं बोलिए, ये मत करें। लोगों के मुद्दे होते हैं, उनके साथ रिलेटेड लोगों के साथ ही राजनीतिक दल जुड़े होते हैं। लोग हैं तो राजनीतिक दल हैं। तो इसलिए मैं इस चीज़ को कभी नहीं मानता हूं कि जब आप अपनी बात रखते हो, जो आपको ये लगता है कि ये बात बिल्कुल सही है, उसे बोलोगे तो आपको लगेगा ये पार्टी के खिलाफ है। मुझे ऐसा नहीं लगता कभी। चलिए थोड़ा इतिहास की बात करते हैं। आप पीडीपी के नेता हुआ करते थे। सरब सिंह जी जब इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ रहे थे तो आप उनके साथ थे, उसके बाद आप भाजपा में आए। तो ऐसी क्या वजहें थी जो आप उस पार्टी को छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए? बहुत सही सवाल आपने पूछा कि मैं आपको और भी कह दूं कि अगर आप कहो तो पिछला मेरा इतिहास लेके थोड़ा जानना चाहेंगे हम, आपका इतिहास भी जानते बिल्कुल, कि जिस दिन मैंने पीडीपी ज्वाइन की थी तो उस दिन भी सरब सिंह जी कहीं किसी इलेक्शन के मूड में तो क्या कहीं थे ही नहीं। उसके बाद क्या होता, 2014 में एक इलेक्शन होती है जम्मू कश्मीर में, असेंबली की। उस असेंबली में भाजपा और पीडीपी दोनों एक साथ लोगों को, मुद्दों को लेकर, और कहीं ना कहीं ये मानना मेरा बहुत जरूरी है कि जब तक आप गंगा और जमुना का मिलन नहीं करोगे तो तब तक शुद्धि नहीं आती है। तो उनको ये लगा उस समय कि जम्मू की आवाज़ जो थी भाजपा है और कश्मीर की आवाज़ जो थी वो ये है आपकी पीडीपी। तो इसलिए दोनों का आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए जो बड़े छोटे लेवल के लोग होते हैं, जिनका गुजारा मुश्किल से होता है, जिनको रोटी नहीं मिलती है, उनको इन बड़े मुद्दों से कोई मतलब नहीं होता है। तो लोगों ने यही रहा कि हम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में वो चीज़ें ले आएंगे जिससे लोगों का भला हो सके। लेकिन जब आने के बाद पीडीपी ने अपना राज लापना शुरू कर दिया, और कहीं ना कहीं भले हम लोग पीडीपी के साथ जुड़े थे, लेकिन वो हमारे भी कभी उन मुद्दों पे सपोर्ट हमने कभी जिंदगी में मत की कि आप सरेंडर मिलिटेंट को शरण दे दीजिए, आप वो सेल्फ रूल इम्प्लीमेंट लेकिन ये बातें तब आप नहीं उठाते थे। आज जब आप उस पार्टी में नहीं है, आज एकदम सही। हम कब उठाते जब वो सरकार करने के काबिल थी, जब पीडीपी अपोजिशन में थी। आपको भी पता था वो नहीं कर सकते हैं, आपको भी पता था वो नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब सत्ता में आ गई। कितने साल रहे आपको? 2011 से लेकर 2016 तक 5 साल अब मुझे नहीं पता है। तो जब हमें लगा कि अगर पीडीपी अपोजिशन में रह के ये बातें करती हैं तो समझ में आती हैं, तो इम्प्लीमेंट तो नहीं कर सकेंगे ना। लेकिन जब सत्ता में रहेगी तो इम्प्लीमेंटेशन इनकी चीज़ों की हो सकती है। तो जैसे कि भाजपा का अपना एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि वो देश में वो कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं, और भाजपा को ये लगा कि इस समय जो है ऐसी पार्टियों से हुकूमत बनाना अब ठीक नहीं रहेगा। लेकिन सर, मोंगरी में मैंने भी एक रैली कवर की थी। मोंगरी की रैली में मैं खुद था, स्टेज पे बैठा हुआ था। लगभग वहाँ 10 से 12,000 लोगों का एक बहुत हजूम था, लेकिन मैंने वहाँ पर कोई उन नेताओं ने भाजपा के खिलाफ की थी और मंच पे आप बैठे हुए थे। बिल्कुल, मैं बैठा हुआ था। उस समय ना मैं भाजपा का रिप्रेजेंटेटिव था और ना ही जिन लोगों ने जब आपने भाजपा ज्वाइन की तो वो अच्छी हो गई, और उससे पहले वो जब मैंने, और आप चुप थे। बिल्कुल सही कह रहे हो। जब मैंने भाजपा ज्वाइन नहीं की थी ना, तब भी ये बहुत अच्छी थी। मेरा दुर्भाग्य था कि मैं बहुत बाद में आके इसको मैंने ज्वाइन किया। तो कल को अगर आप कोई और पार्टी ज्वाइन करते हैं, फिर ये बातें करते हैं, तो लोग कैसे यकीन करेंगे? देखिए, मैं आपको एक चीज़ और भी बता दूं कि लोगों को यकीन करना न करना उनको डिसाइड करना है, वो उनको डिसाइड करना। मेरा यहाँ से संदेश होगा तो उस पर डिसाइड वो नहीं करेंगे।
लेकिन मेरा ये क्लियर कट विजन ये है कि भाजपा की जो पॉलिसीज अच्छी हैं वो बहुत ही अच्छी हैं। नेशनल सिक्योरिटी पे उन्होंने कभी जिंदगी में कंप्रोमाइज नहीं किया, अपने मुद्दों से वो भटके नहीं। ऐसे ही मुद्दे पकड़ के रखेंगे तो कल भाजपा सेंट्रल में मिनिस्ट्री होती है नहीं है, प्रधानमंत्री होते नहीं होते, लेकिन हम भाजपा के साथ खड़े थे और रहेंगे। इस मुद्दे पे कहीं कोई कंप्रोमाइज नहीं होने वाला। कोविड की बात करते हैं, क्वारंटीन सेंटर से लगातार लोग अपनी समस्याएं रखते थे, फोन करते थे। क्या आप तक भी लोगों की ये आवाज पहुंचती थी कि क्वारंटीन सेंटर्स में फैसिलिटीज नहीं मिल रही लोगों को? बिल्कुल, बहुत सारी वजह हम लोगों तक ये आवाज पहुंची थी और हमने कंसर्निंग डिप्टी कमिश्नर मैडम या एसडीएम साहब या जितने भी जो हमारे कंसर्निंग जो मशीनरीज थी सरकारी, उनके तक ये बात पहुंचाते थे। तो बिल्कुल डेफिनेटली, क्योंकि अभी अपने कोविड की अंकित जी बात की, उस समय बीमारी जो थी बिगिनिंग में थी, अब बहुत आगे तक पहुंच गई है। तो इस लिहाज से मैं यहाँ से आपके माध्यम से सर वहीं पे एडमिनिस्ट्रेशन को ब्लेम करना शुरू कर दूं, लेकिन उनका भी इतना कसूर नहीं। अगर आपके पास एक स्कूल है जिसमें 200 लोग ही पढ़ सकते हैं, 250 तो ये भी सरकार की दुश्वारियां थी। शायद लेकिन खाने को लेकर भी काफी बातें सामने आई कि सही खाना नहीं दिया जाता था कई सारे क्वारंटीन सेंटर्स में। तो क्या नेताओं का उस समय कर्तव्य नहीं बनता था कि नेता आगे आए और इन समस्याओं को सुने और सही प्लेटफॉर्म पर सही तरीके से पहुंचाए, प्रशासन से मिले, बाहर आए और जो लोग वहाँ पे हैं जिनको सही से खाना नहीं मिल रहा है या और फैसिलिटीज नहीं मिल रही है, सैनिटाइज नहीं किया जा रहा है उनके क्वारंटीन सेंटर, तो क्या मानते हैं आप नेताओं की कहीं ना कहीं कमी रही है जिस कारण लोगों को काफी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा क्वारंटीन सेंटर में? देखिए, तो गालिब का एक शेर है कि यूं तो जिंदगी से तंग आके हम कहते हैं कि मर जाएं, मर के ना मिले सुकून हमें, कोई हमसे कहते हम किधर जाएं। ये तो सही सी आपकी बात है। लोग जो फरियादी बनते हैं ना, या तो रुके मैं वही बात कर रहा हूँ, वही बात कह रहा हूँ मैं आपकी कि मैं पॉजिटिव वे में बोल रहा हूँ, आपने शायद पूरी माइंड बनाई। लोग जब चिल्लाते हैं ना, जब उनको तकलीफ होती है ना, उनके पास दो होते हैं लोग, एक तो सच्चे नेता जिनका कर्तव्य है तो लोगों की फाइट करें, दूसरा भगवान होता है। तो मुझे यहाँ तक आपके सामने बिल्कुल साफ शब्दों में कहूँगा, वो किसी भी पार्टी के नेता रहूँ, कहाँ भी हूँ, अगर उन्होंने आवाज़ नहीं उठाई है तो मैं उनको नेता नहीं मानता। उन नेताओं को आवाज़ उठानी चाहिए थी और लोगों के हित की बात करनी चाहिए थी। और यहाँ तक कि जहाँ लगे कि भाई अगर इन किसी को ढंग की सुविधाएं नहीं मिलनी है तो उसके लिए जहाँ तक हो सके बात करनी चाहिए। अगर किसी ने नहीं की है तो ये मैं समझता हूँ कहीं न कहीं ये कोई जस्टिस है। तो उन नेताओं में आप भी शामिल हैं, आपने भी बात करते हुए आप कम से कम मीडिया में तो नहीं दिखे। मैं आपको एक और बात बता दूं कि मैंने बड़े मतलब दिल से बात कहूंगा कि हमने जिस लेवल पे जहां तक बात हम कर सकते थे हमने की। अगर आप फिर मेरी क्लिप्स को पीछे दोहराएंगे कि मैंने एक इंटरव्यू में यहां भी कहा था कि आप लोगों ने हमें चेयरमैन तो बना दिया लेकिन 1 किलो आटा नहीं दे सकते हम लोग। क्यों? कि हम लोगों ने भी सरकार के आगे फरियाद की थी, जनाब किसी को 10 किलो आटा दो, किसी को 5 किलो आटा दो। अगर हम लोग फील्ड में नहीं होते तो हम ये बात ही नहीं कर सकते। हम थे और आज भी हैं और जो हमसे हो सका हमने किया। नेता लोग मास्क क्यों हटा लेते हैं? जब भी बात करते हैं, जब मीडिया में आने की बात होती है तो उनका मास्क नीचे क्यों हो जाता है? ये आज तक मुझे समझ नहीं आया। जब कोविड-19 की अगर गाइडलाइंस हैं कि मास्क डाल के रखना है तो फिर नेताओं का मास्क नीचे क्यों हो जाता है? देखिए, यहाँ पर आपने अगर एक तो होती है कि कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, एक होती है कि नहीं आप ही पे निगाहें आप ही पे निशाना। अगर आप मुझसे सीधा पूछेंगे कि मैंने सारे इंटरव्यूज में नहीं आपने नहीं, देखिए आप इंटरव्यू मुझसे ले रहे हैं तो जवाब मुझे देना होगा। आपने किसके साथ क्या पूछा? सीधा सवाल आप ही से है। मेरा इंटरव्यू दे रहे हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैंने बिल्कुल साफ में कहा था कि जब एक तो कि एक सोशल डिस्टेंसिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपके आगे पीछे दूर तक लोग नहीं हैं, आप भले ही कुछ समय के लिए, पहले नंबर में इसका वो कुछ पक्ष नहीं कर रहा हूँ कि अगर मास्क हटा देते हैं तो आपकी जब बात करोगे ना वो साफ साफ सुनाई देगी। हाँ, लेकिन वही चीज आप पब्लिक के सामने हो, बहुत सारे लोग हैं, तब आपका इतना जरूरी नहीं है कि आपको बात करनी है तो आप मास्क पहन सकते हो। इस मास्क का हम पालन करते हैं। जैसे ही मेरा इंटरव्यू आपके साथ खत्म होगा तो ये मास्क मेरा वहीं वापस चला जाएगा जहाँ से मैंने उतारा। लेकिन चेहरा दिखाना जरूरी है नेताओं के लिए। कम आवाज में भी बात हो सकती है। नहीं, ये किसी की सोच पे निर्भर है कैसे हो सकती है। मुझे लगता है कि जब तक मैं जोर से ना बोलूं तो दूसरों को नहीं सुनाई देता है। ये मेरा अंदाज़े बयां हो सकता है सामने वाले की कोई और सोच हो, तो मैं सामने वाले की सोच आपको कभी नहीं बता सकता। चलिए, अफसरशाही की बात होती है क्योंकि LG के जरिए ये निज़ाम जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश का इस समय चल रहा है, तो क्या लगता है अफसरशाही हावी है, जनता को कम सुना जा रहा है? देखिए, पहले तो शायद कुछ ऐसा तो था, बट जैसे ही मैं आपको साथ चीज़ों में बता दूं, जब से ये मेरे नए गवर्नर सर मनोज सिन्हा जी आए हैं तो लोगों का जो विश्वास है ना वो बहुत बढ़ गया है, अटूट हो गया है। पहले जो LG थे तब विश्वास कम था लोगों में। मैं बताऊं कि वही मैं पूरी बात कर रहा था कि
विश्वास बढ़ गया है। विश्वास बढ़ने का साधारण सी वजह ये है, ये खुद भी एक पॉलिटिकल लीडर रहे हैं। जिस व्यक्ति ने अपनी सारी लाइफ में ये चीजें देखी होती है ना, तो वहां से ये साफ चीज हो जाती है कि इन पे जितनी भी एक्सपेक्टेशन होंगी वो रहेंगी। और ब्यूरोक्रेसी कहीं ना कहीं हावी थी, ये सारे ही लोग कहते हैं, चाहे वो हम भाजपा की बात करें किसी भी पार्टी की, ब्यूरोक्रेसी तो थी, लेकिन एक पॉलिटिकल गवर्नर के आने से उस पर भी लगाम लगेगी और आहिस्ता आहिस्ता हमारी सारी चीजें जो हैं स्ट्रीमलाइन होंगी और काम होना शुरू होंगे। कश्मीर में भी आप गए थे, हाँ, क्या चर्चाएं हुई, क्या बातचीत हुई थी? वहाँ पर वो हमारी एक इंट्रोडक्शन कॉल थी, ठीक है, और उसके लिए जो है बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी तरीके की डिमांड रखी थी। बीडीसी की तरफ से उन्होंने डिमांड रखी थी, हमारे जो है मसले बहुत सारे पेंडिंग पड़े हैं, हल नहीं हो रहे हैं, और उसके साथ साथ में उन्होंने ये मुद्दा रखा कि सिक्योरिटी इश्यूज हैं, सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, तो प्लीज़ सिक्योरिटी कवर हमें दिया जाए। तो यही ज़्यादातर मुद्दे रहे थे और गवर्नर साहब ने उनको बड़े तरीके से सुना था, और आज कहीं ना कहीं उसका असर आपको दिख भी रहा होगा कि अगर आप कंसर्निंग डिस्ट्रिक्ट में बात करें, हमारी जो एसएसपी मैडम हमारी हैं या दूसरे एसएसपी साहबान हैं, तो उन्होंने भी सिक्योरिटी परसेप्शन को माइंड में रखते हुए सिक्योरिटी का प्रावधान करना शुरू किया है। तो उम्मीद है कि जल्दी आपको भी सुरक्षा मुहैया होगी? मैं तो उम्मीद से ज़्यादा यकीन कहूँगा कि ज़रूर ऐसा होगा, लेकिन मैंने जैसे आपको बोला ना कि सिक्योरिटी परसेप्शन को चेक किया जाएगा। अगर सरकार को लगेगा कि भाई मुझे सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है, तो शायद वो मुझे ना दे, लेकिन किसी गुलाबगढ़ चसाना या माहौल में कोई एक हमारा चेयरमैन भाई या बहन बैठी हुई है जिसको लगता है कि सिक्योरिटी दी जानी चाहिए, तो उसे दी जाएगी। एक बयान जो पुराने लेफ्टिनेंट गवर्नर थे इंटरनेट को लेकर उनका आया था कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर इंटरनेट चलता है, अखबार की एक खबर थी, तो क्या लगता है कि क्या वही बयान कारण रहा उनको हटाने का? देखिए, एक बात तो मैं भी कह दूं, ये बात कि मैंने आपको स्टार्ट में बोला कि मेरी भी अपनी लिमिट है, मैं क्या स्टेटमेंट नहीं, आपने कहा ना कि आप बेबाकी से बोलते हैं, तो हर मुद्दे पे बोलते हैं। मैं आ रहा हूँ ना, मैंने वही बोल रहा हूँ कि मेरी भी अपनी एक लिमिट होती है। अगर नेशनल लेवल पे कोई डिसीजन मेकिंग हुई तो मुझे पूछ के नहीं होगी, या उस पर मैं बात भी कहूंगा, लोग भी कहेंगे यार उसको पता ही नहीं क्या पता। लेकिन यहाँ पर आप जो बात कर रहे हो ना, आप भी पूरी मीडिया के सामने मैं ये बात कंफर्म कर दूं कि माननीय जीसी मुर्मू साहब की प्रमोशन हुई है, ना वो कंप्यूटर डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडिया बने हैं, ना कि उनकी डिवोशन होकर उनको हटा के कहीं घर में बिठाया गया है। तो ये एक गवर्नमेंट की चेंजिंग प्रोसेस थी, उसका एक वो हिस्सा बने और इनको प्रमोट करके उनको इससे भी अच्छा पदभार दिया गया, तो इसमें कहीं वो कोई बात है ही नहीं। 1 साल से ज्यादा हो गया 4G बंद है, तो क्या कभी आप बड़े नेताओं के सामने ये सवाल नहीं रखते कि जम्मू में काफी आक्रोश है लोगों में 4G को लेकर, जो जिले यहाँ शांत जिले हैं वहाँ पे 4G कम से कम चला दिया जाए? क्या मानते हैं आप, चला देना चाहिए 4G? ये जो लोगों की मांग है आप तक भी लोग पहुँचाते हैं कि ये अपने बड़े नेताओं तक पहुँचाएं ताकि यहाँ 4G चल सके? देखिए, ये भी सिक्योरिटी के लिए सवाल है। अगर सरकार को लगता है कि इसमें सिक्योरिटी इश्यूज नहीं है, तो सरकार को बिल्कुल मैं भी आप ही के माध्यम से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि उनको चला देना चाहिए। लेकिन अगर उनको लगता है कि नहीं, सिक्योरिटी परसेप्शंस हैं, ये इसके चलने से हमारे जो राष्ट्रीय जो सिक्योरिटी है उस पर कोई खतरा आ सकता है, तो वो सरकार पर डिपेंड है कि वो चलाएं ना चलाएं। हाँ, हमारा ये फर्ज है, हम उनके आगे ये फरियाद रखने चलना चाहिए। जिस हिसाब से आजकल का आपको पता है, स्कूल बंद है, ऑनलाइन एजुकेशन चल रही है, सारी चीजें उनके फार फ्लंग एरिया में भी, तो उसकी जरूरत को मद्देनजर रखते हुए चलाना चाहिए। लेकिन चलाने के पीछे भी जब तक सरकार अपनी सिक्योरिटी क्लियरेंस ना करे, तो मुझे नहीं लगता है कि वो हमारे कहने पर। आपको नहीं लगता कि सरकार को स्वतंत्रता और सुरक्षा दोनों एक साथ देनी होती हैं लोगों को, ना कि सुरक्षा के नाम पर उनकी बोलने की जो स्वतंत्रता है, एक बड़े प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया जिसे हम कहते हैं, वो छीन लेना चाहिए? देखिए, आपने ये अंशी जी, ये मेरे फील्ड का सवाल आपने पूछ दिया। मैं खुद पोस्ट ग्रेजुएट पॉलिटिकल साइंस में हूँ। आपने एक साथ जब ड्यूटी और आप राइट्स की बात करते हो ना, तो हम लोगों को कहीं इमरजेंसी में ना हमको फर्स्ट प्रायोरिटी जो ड्यूटीज को देनी होती है, राइट्स को सेकंडली। इसी तरीके से 1 साल से ज्यादा हो गया, अभी तक वो हो गया मैं भी मानता हूँ हुआ है। लेकिन जहाँ पर सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है ना, तो पहला सिक्योरिटी को देना चाहिए, उसके बाद स्वतंत्रता के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन कहीं भी आप भी समझते हो इस बात को कि कहीं ना कहीं हम लोगों को फंडामेंटल राइट्स को भी वायलेट करना पड़ता बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजन। तो मैं यही मानूंगा, सिक्योरिटी पहले, स्वतंत्रता पहले। लेकिन जब देश में इमरजेंसी लगी थी, उस समय भी स्वतंत्रता, बोलने का जो अधिकार था, राइट टू एक्सप्रेशन का, और वो छीन लिए गए थे। उसका भाजपा लगातार विरोध करती है। लेकिन जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में पिछले 1 साल से भी ज्यादा समय हो गया, सोशल मीडिया पर लोग अपनी अभिव्यक्ति की जो आज़ादी है वो सही से नहीं रख पा रहे हैं अपनी बात को, क्योंकि 2G सर्विस दी गई है, वो भी काफ़ी देर के बाद चलाई गई, 4G नहीं दी गई है।
स्कूल एजुकेशन जो बच्चों को सही से नहीं मिल पा रही है, लेकिन आप भी उस पर दबे शब्दों में बात रख रहे हैं। देखिए, आपने फिर एक सवाल अच्छा किया है, मैं भी उसका खुल के बात करूंगा कि जब 77 में इंटरनल जो इमरजेंसी लगी थी उसमें भी जो बातें की गई थी और उसमें और आज में जमीन और आसमान का फर्क है, क्योंकि तब वो इंटरनल प्रॉब्लम थी। इंटरनल प्रॉब्लम क्या थी, अगर आप किसी भी बंदे से पूछे तो बड़े इजी तरीके से वो आपको समझा सकता था एक पॉलिटिकल पार्टी कहीं हार रही थी, उसके पीछे क्या रीजन हुए। लेकिन यहाँ पर इंटरनेट को बंद करने के पीछे वजह जो है वो एक्सटर्नल है, इंटरनल नहीं है। आपने पता है कि धारा 370 हटने के बाद जो हब था हमारे सेपरेटिस्ट का, वो कहाँ पे था आपको भी पता है। तो जितने भी इन्फिल्ट्रेशन होती है वो कहाँ से होती है, इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए MHA जब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एक क्लियरेंस देगी तो जाके उसकी बात हो सकती। जो चीज MHA के पास है या एक्सटर्नल एग्रेशन का थ्रेट्स है, उस पर मैं और आप कोई भी बात नहीं कर सकते हैं। क्या आपके ब्लॉक के वो प्रमुख मुद्दे हैं जिनसे जनता को हर रोज दो चार होना पड़ता है? सबसे बड़ा मुद्दा जो मेरी ब्लॉक में आ रहा है, एक तो रोड कनेक्टिविटी का है, ठीक है, और उसके साथ साथ में हमें जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं उसमें भी कहीं जो है प्रॉब्लम है। क्योंकि आप कहेंगे हम तो नारायणा के नियर बाय आते हैं, लेकिन अब दिए के तले अंधेरा होता है। ये बहुत सारी समस्याएं, बिजली पानी का एज इट इज प्रॉब्लम है। और दूसरी बात, मैंने बहुत सारी बार अपने चैनल आपके माध्यम से, दूसरे चैनल्स के माध्यम से मैंने ये बात की कि हम जब कटरा की बात करते हैं, जब हम पैंथल ब्लॉक की बात करते हैं, जब हम लोग इसकी बात करते हैं रियासी ब्लॉक की, तो ये अर्बन ब्लॉक है, ये अर्बन ब्लॉक है। इनको अर्बन लेवल की तरह ट्रीट किया जाना चाहिए, न कि जो है रूरल एरिया की तरह जो बहुत फार फ्लंग एरिया हो। दूसरा, मेरे ब्लॉक में सबसे बड़ी समस्या ये है कि मेरे पास सोने की खान है, ठीक है, जिसके पास SMED यूनिवर्सिटी है, जिसके पास नारायणा हॉस्पिटल है, लेकिन व्हाट इज द रोल ऑफ द लोकल पीपल? आपने तो उनको टोटली इग्नोर कर दिया है। आपने तो किसी इवन कि आप मेरे साथ चलें, आज हम कहीं जिस तरह से आप यहाँ एक दिन हम दोनों चलेंगे, आप जाके देखिए वहाँ जो 4th क्लास एम्प्लॉय होगा ना, वो भी जो है वो हमारा लोकल नहीं है। कहीं भी इनको लोकल्स को वहाँ पे कंसिडर नहीं किया गया है, ना एजुकेशन में किया गया है, ना रोजगार में, किसी भी एंगल से नहीं। जबकि वो जमीनें हैं उन्हीं लोगों ने दी हैं, वहीं पे आपकी कॉलोनियां बनी और वहाँ पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बने, और इनको जो है कहीं भी नहीं पूछा गया। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम। किसकी गलती मानते हैं? गलती फिर कहीं ना कहीं लैक ऑफ लीडरशिप एंड लैक ऑफ गवर्नमेंट, दोनों। तो ये जब बने थे तो ये पुरानी सरकारें रही थी, बिल्कुल नेचुरल सी बात है, आपको भी पता है। लेकिन उनको जनता ने बदल दिया, नए लोगों को लाया है, आपको भी लाया है, तो आपको उन चीजों को दुरुस्त करना। मैंने आपके माध्यम से आज बात की है, आज आप इसी का इम्पैक्ट देखेंगे कि बहुत जल्दी आप देखेंगे कि हम उन मुद्दों पे बिल्कुल जिंदा है और हम उसको बहुत एग्रेसिवली एडमिनिस्ट्रेशन के आगे उठाएंगे और जबरदस्त तरीके से, चाहे किसी भी हद तक जाना पड़े, हम लोग। रिजर्वेशन मिलेगी यहाँ के स्थानीय बच्चों को यूनिवर्सिटी में? जन्मसिद्ध अधिकार उनका है, उनको मिलना चाहिए और मिलेगा। और अस्पताल में भी OPD फ्री है क्या स्थानीय लोगों के लिए इस समय? OPD जो भी बेस्ट हो पाएगा। मैंने OPD का प्रोविजन स्टडी नहीं किया है, इसलिए मैं अपने बिना चीज़ पढ़े हुए वक्तव्य नहीं दूंगा। हाँ, उसके साथ साथ में जैसे BPLs को कंसिडरेशन मिली है और भी जो बेस्ट पॉसिबल हो सकता है उनका जो MOU साइन हुआ है उसको पढ़ने के बाद जो बेस्ट हो पाएगा डेफिनेटली हम उसके लिए लड़ेंगे और वो दिलाएंगे। तो अगले इंटरव्यू में आप बताएंगे कि हो चुकी? देखिए, हो चुकी होंगी, इसकी तो आश्वासन मैं अभी से भी नहीं दे रहा हूँ, लेकिन उसके प्रति जो है वो काम शुरू हो गया, ये आप ही मानेंगे। अगले काम शुरू हो गया। आप उसी ब्लॉक के जो है BDC चेयरमैन है। नारायणा का मुद्दा काफी गर्म रहता है कि वो लूटा जाता है वहाँ पे लोगों को, और कोविड के जो पेशेंट होते हैं उन्हें बिना रेफर किए हुए जम्मू के इलाज नहीं दिया जाता है। तो नारायणा पर आप क्या सोचते हैं, क्योंकि आप वहीं के ब्लॉक चेयरमैन हैं, तो आपकी क्या राय है उस पर? क्या वाकई में ऐसा वहाँ पे होता है? देखिए, नारायणा में देखिए इंटरनल मामलों में अभी मुझे नहीं पता है, मैंने कहा कि बोल के इंटरनल मामलों में क्या होता है, लेकिन जैसे आप ही ने मीडिया के माध्यम से हम लोगों को बहुत बार ये पता लगा कि यहाँ पर जो है रेफर किया जाता है या इन सब चीज़ों का, अगर ऐसा किया होता तो बहुत गलत है। तो नारायणा को भी वही SOPs फॉलो करनी चाहिए जो रेस्ट ऑफ द हेल्थ स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हैं। तो फीस काफ़ी ज़्यादा ली जाती है वहाँ पे, ये मामले लगातार सामने? ये बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सत्य है, बहुत ज़्यादा फीस ली जाती है। मेरे पिताजी, उनका वहाँ पे ऑपरेशन हुआ था लीवर का, और बाद में हमने लड़ झगड़ के बहुत सारा इनसे बहस की, लेकिन बहुत ज़्यादा टू मच जिसको बोलते हैं कि अगर आप तो उसका जो फीस है अगर आपको लाख तक आए तो समझ में आती है, लेकिन ये 2-2, 3-3 लाख से नीचे बातें नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा फीस लेते हैं, इसमें कहीं कोई शक नहीं। तो इस मुद्दे को भी आपने किसी स्तर पर उठाया? बहुत ज़रूर उठाया, और हमने एक बार अपने पूरे ब्लॉक के सारे सरपंचेस लेके वहाँ पर, अब जो हम इनकी पहले ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर सर थे, उनके नीचे एक्सट्रीमली सॉरी उनकी डेथ हो गई, हम लोगों ने उनके बिल्कुल सामने ये बात रखी थी कि आप बताएं कि आप ये तमाशा क्या है और आप हम लोगों को क्या देते हो। बिल्कुल उनके समक्ष हमने ये बात उठाई थी और उम्मीद है कि होगा कुछ।
अब इसको दोबारा से शुरू करना होगा। उस पर मेरे को कोई उम्मीद नहीं, क्योंकि दिल से उठाई कि वही ना रहे, ये तो झूठ हो गया। इस मुद्दे को दोबारा उठाने की जरूरत है। चलिए बारीदारों की बात करते हैं। बारीदारों के मुद्दे पर आपका टू द पॉइंट क्लियर का क्या सोच है? बिल्कुल बारीदार जो डिमांड कर रहे हैं बिल्कुल जायज़ है। और आज हमारी जो वीसी हुई है माननीय ये आपके डिविजनल कमिश्नर साहब के साथ, उन्होंने भी इस चीज़ को क्लियर किया है कि मेरे लिए कि उन्होंने ये मुद्दा उठाया था, मेरे पास कहो तो रिटर्न में भी है, तो उन्होंने गवर्नर साहब ने उसको दोबारा रिवाइव कराने के लिए बोला कि आप इनको बैठाएं, उनकी जो भी डिमांड्स है एकदम पहले व्हाइट पेपर पे आ जाएं और उनके साथ हम लोग बिल्कुल खड़े हैं और बिल्कुल उनकी जो डिमांड्स है वो जायज़ है। 86 तक वो उन्होंने इसको चलाया, या तो नहीं चलना था तो पहले भी ना चलता, और 86 के बाद जो है जिस तरीके से शाइन बोर्ड ने उस पर कब्जा किया तो ये गलत है। उसके बाद जो उनके मूलभूत अधिकार हैं उनको मिलने चाहिए थे, जो नहीं मिले। तो क्या पूरा जो सिस्टम है वहाँ का वो बारीदारों द्वारा ही चलाया जाना चाहिए, श्राइन बोर्ड को खत्म कर देना चाहिए? देखिए ये उनकी मांग है, आप मैं इनकी मांग का समर्थन करता हूँ, उनकी मांग जायज़ है, लेकिन वो एडमिनिस्ट्रेटिव इशूज इतने बड़े हाई लेवल के वो हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे ये बात की बात है, लेकिन प्राथमिकता जो है वो बारीदारों को ही मिलनी चाहिए। और साथ में साथ आपके ये भी मैं कह दूँ, ये मैंने कटरा में भी इंटरव्यू में कहा था कि शाइन बोर्ड के अंदर जो आप नौकरियाँ देती हो पहला अधिकार तहसील कटरा वालों को होना चाहिए, और जो ऐसा है नहीं जबकि बाहर के लोग भी आके वहाँ पे नौकरियाँ ले रहे हैं। पहला अधिकार तहसील कटरा, डिस्ट्रिक्ट रियासी, उसके बाद बाकी वालों को, चाहे बाबा गुलाम शाह यूनिवर्सिटी चले जाएँ, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएँ, लोकल्स को, इवन के आपके रेलवे में भी प्रेफर दिया जाता है। लेकिन शाइन बोर्ड में अभी कार्टिए लगाएंगे तो आपको पता लगेगा कि कहाँ से लोग भर्ती हुए, और लोकल बेचारे अभी भी कहीं कहीं भटक रहे हैं, उनके पास कोई नौकरी नहीं। जिला प्रशासन कैसा काम कर रहा है आपकी नज़र में? देखिए नज़र तो हमारी जिला प्रशासन पर हमेशा से बनी रहती है, और कहीं ना कहीं जिला प्रशासन अच्छा काम कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए सारी चीज़ें तो हो नहीं पाती हैं, लेकिन स्टिल खासकर कोविड के टाइम में जिला प्रशासन ने कुछ मुद्दे ऐसे थे वेदर स्टैंडर्ड ऑफ ये फूड वूड ऐसी चीज़ों पे शायद उनको भी प्रॉब्लम आई होंगी, लेकिन ओवरऑल जो है एडमिनिस्ट्रेशन एक अच्छा काम कर रही है। लेकिन फिर लोगों को क्यों समस्याएं पेश आ रही हैं? आपने जैसे कहा कि बिजली पानी के मुद्दे वैसे बने हुए हैं। देखिए वो तो सीधी सी बात है ना, एडमिनिस्ट्रेशन को इफेक्टिवली काम करना चाहिए ना, कोविड की वजह से वो चीज़ें हो नहीं पा रही हैं। एक अंशित जी आपसे बात कर, मैं नारायणा हॉस्पिटल की आपसे बात करता हूँ, क्या वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में है? नहीं है। क्या यूनिवर्सिटी में चीज़ आते हैं? वो सब चीज़ें हमें हायर लेवल तक है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ डिस्ट्रिक्ट लेवल तक ही लॉ एंड ऑर्डर या छोटी मोटी चीज़ें दे सकती हैं, वहीं तक महदूद होती हैं। तो इसलिए उनके हद तक जो काम हो रहा है वो ठीक है, हमें अप्रोच कहीं ना ऊपर करने की जरूरत है। जी शुक्रिया सीधी और सच्ची बात में हमें समय देने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद। तो ये थे चंद्रमोहन सिंह जी, जिन्होंने सीधी और सच्ची बात में हमारे तमाम सवालों का बड़ी ही बेबाकी के साथ जवाब दिया। अगली बार फिर होगी मुलाकात किसी और शख्सियत के साथ। फिलहाल प्रदीप भगत के साथ मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।